ठीक है उसी सर। थोड़ा बहुत योग के बारे में जानता हूँ। बाकी योग के बारे में जो कुछ भी जितना किया है वो मुझे अपने योग गुरु सर श्रवण सर से ही मिला है। और मैंने शायद पिछली बार भी जब बात की थी तो एक बात ये बोली थी कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जिनका गुरु रहा हूँ शिक्षा के स्तर पर, वो मेरे गुरु रहे हैं योग के स्तर पर। और कई बार ऐसा हुआ जब मैं बीमार पड़ा, चाहे पिछली बार कोरोना का रहा हो, जब मैं बीमार पड़ा तो तब यहाँ पर उस वक्त काफी कुछ निराश था मैं। मोटिवेट तो सबको करता रहता हूँ, लेकिन कोरोना जैसी बीमारी ऐसी बीमारी थी जो आपको तोड़ देती है। तोड़ इसलिए देती है कि आप सबसे अलग हो जाते हैं, बिल्कुल आप अकेले रहते हैं। और जब आप अकेले रहते हैं तो उस वक्त सारे उल्टे सीधे विचार आते हैं। और सबसे पहले विचार यही आता है कि पता नहीं जब मैं रात को सोऊंगा तो सुबह जग पाऊंगा या नहीं। तो ये इस तरह के विचार लगातार निगेटिविटी में आते रहते थे। तो तभी मैंने सर से बात की कि क्या किया जाए। तो फिर सर ने उस वक्त योग के बारे में चीजें बताई, सारी बताई, और योगा से रिकवर और कोरोना से रिकवर होने में योग ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। उसके बाद मैं सर से जुड़ा भी रहा, लेकिन दिक्कत ये रही मेरे साथ कि थोड़ा सा स्वास्थ्य लगातार बीच में गड़बड़ होता रहा, इसलिए लगातार जुड़ नहीं पाया। और मेरी क्लासेस की टाइमिंग इतनी ज्यादा हेक्टिक हो जाती है कि कई बार वैसा कर पाना संभव ही नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद जितना मैं जानता हूँ योग के संदर्भ में, उन चीजों पर मैं आपसे चर्चा अवश्य करूंगा। तो आज हम लोग जुड़े हुए थे सर से योग करने के लिए, और सर ने मुझे दे दिया है बात करने के लिए। तो निश्चित रूप में कई लोग इससे निराश भी हो गए होंगे, तो उनसे क्षमा चाहते हुए मैं थोड़ी बातें आपसे शेयर करता हूँ। योग की परंपरा भारत में कोई नई परंपरा नहीं है। जैसे ये कोई नहीं कह सकता कि भारतीय संस्कृति कब उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई। इसका न तो कोई आदि है, न तो इसका कोई अंत होगा, ये भी एक सत्य है। तो क्योंकि योग भारत में सीखा नहीं जाता, योग भारत के हर पक्ष में शामिल है। सुबह से उठकर चाहे आप जो भी सांसारिक कार्य कर रहे हैं, जब तक आप सोते हैं, हमारी जो दिनचर्या है वह दिनचर्या योग के विभिन्न पक्षों के अनुसार ही तय की गई है। योग संस्कृत भाषा के युज से आया है, और युज का मतलब होता है जोड़ना। मानव प्रकृति में तो आ जाता है, लेकिन मानव को यह कई बार एहसास होता है कि वही श्रेष्ठ है, और इस क्रम में धीरे धीरे वह प्रकृति से कटता चला जाता है। अपने चारों ओर एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जो उसे प्रकृति से दूर कर देता है। योग वास्तव में प्रकृति को, योग वास्तव में मानव को प्रकृति से जोड़ती है। हमारे जो 5 तत्व हैं, छित जल पावक गगन समीर, ये सब प्रकृति के तत्व हैं। और प्रकृति के तत्वों का जो सबसे अच्छा योग है, जो सबसे अच्छा समायोजन है, वह समायोजन मानव के रूप में प्राप्त होता है। और इनका सबसे अच्छा समायोजन मानव को बुद्धिमान भी बना देता है। और जब मानव के पास बुद्धि आ जाती है तो फिर कई बार मानव स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगता है, और वह प्रकृति से स्वयं को अलग कर लेता है। और जैसे ही आपने प्रकृति से स्वयं को अलग किया, वैसे ही आपकी बहुत सारी समस्याएं प्रारंभ हो जाती हैं। क्योंकि अपनी जड़ों से कटकर कोई भी पौधा कहीं भी पूरी तरह पल्लवित नहीं हो सकता, पूरी तरह फल फूल नहीं सकता। उसी तरह अगर मानव प्रकृति से हट जाता है तो वह अपने सभी मूलभूत अवयवों से कट जाता है। ये मूलभूत अवयव उसके शरीर में बने तो रहते हैं, लेकिन इन मूलभूत अवयवों से उसे जो लाभ मिलना चाहिए वो उन लाभों से दूर होता चला जाता है, जिससे कि इन सभी अवयवों का जो संतुलन है वो संतुलन बिगड़ता है। और संतुलन बिगड़ने पर ही कई तरह की बीमारियां, और बीमारियां सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो भारतीय परंपरा में योग कुछ और नहीं,
मानव को प्रकृति से जोड़कर मानव को उसके सर्वश्रेष्ठ लक्ष्यों तक पहुंचाना है। और भारत में देखा जाए तो जो योग की परंपरा है वो सबसे पहले आदि योगी जो है शिव जी के साथ जुड़ती है। जब पूरा विश्व घुटनों के बल चल रहा था या पूरे विश्व में जब सभ्यता का नामो निशान नहीं था, उस वक्त इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता भारत में मौजूद थी। तब तक उसके समकालीन आसपास कुछ और भी सभ्यताएं थी, लेकिन जितनी देर तक सभ्यता ये चलती है सिंधु घाटी सभ्यता, उतनी देर तक कोई और सभ्यता नहीं चली। आज भी हमारे आप में जो मूल तत्व है वो सिंधु घाटी सभ्यता के ही है। हम और आप आज भी मानिए या न मानिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की ही संतान है। और उस सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्रतिमा मिलती है और उस प्रतिमा में एक प्रभावी व्यक्तित्व योग की मुद्रा में बैठा हुआ है और उसे और उसके चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जानवर और प्राकृतिक वातावरण है और उसे ही पशुपति कहा गया और माना जाता है कि वह योग की या योग की मुद्रा की प्राचीनतम अभिव्यक्ति है। और जिसे हम कहते हैं ना योग जोड़ना, योग विरोधाभासी तत्वों को भी जोड़ देता है। आप अपने घर में हैं, आप अपने मित्रों के साथ हैं, उनसे जुड़े हुए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सब जुड़ जाते हैं। योग उनको भी जोड़ता है जो विरोधाभासी हैं, जो आपके विरोधी हैं। जैसे आप शिव जी को देखिए, वो आदि योगी हैं। योग उन्हीं से शुरू होता है, योग उन्हीं पे पूर्ण होता है। उनका आप परिवार देख लीजिए, शिव जी के पास सर्प है, सांप है, सांप विषयुक्त है। वहीं उनके शीर्ष पर चंद्रमा है जो शीतलता का प्रतीक माना जाता है। और वहीं उनके परिवार में कार्तिकेय है, उनके पुत्र हैं। उनके पास मोर है जो कि सर्प का विरोधी है। और उनके एक पुत्र गणेश है, उनके पास चूहा है और सर्प की चूहे से तो निपटने वाली नहीं है या उनके साथ संबंध स्थापित होने वाला नहीं है। लेकिन इस परिवार में सर्प, मोर, चूहा तीनों एक दूसरे के विरोधी कहीं ना कहीं और साथ में रह रहे हैं। यह कोई पारिवारिक अभिव्यक्ति नहीं है, यह अभिव्यक्ति है कि भारत में विरोधाभासी तत्वों को भी आपस में साथ मिलकर रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। और ये कब प्रेरित किया जा सकेगा? जब आप उदार हो, जब सिर्फ शरीर ही स्वस्थ न हो, आप मन से भी स्वस्थ हो। योग आपके मन, शरीर, आत्मा को इस प्रकार आपस में जोड़ देता है कि आप अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। योग ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो मानव और प्रकृति के संबंधों को पूर्ण करता है। योग ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो न सिर्फ आपको शारीरिक रूप से बलशाली बनाता है, बल्कि मानसिक रूप से भी आपको अजेय बना सकता है। लेकिन जो अभी सर कह रहे थे कि ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चीजें मानी जाती हैं और फिर उसके बाद हम कहीं न कहीं ब्रेक जरूर ले लेते हैं। हाँ, एक चुनौती है, ये एक समस्या है जिससे हमें निपटना चाहिए, लेकिन शायद इसका भी इलाज योग ही है। योग अगर आप करते हैं या हम आप योग करते हैं, या मोटे तौर पर आप ये मानिए कि हम सबके जीवन का लक्ष्य क्या है? हम सबके जीवन का लक्ष्य है सुख की प्राप्ति। सीधी सी बात, हम सब चाहते हैं कि सुख की प्राप्ति करें, लेकिन सुख आप कैसे प्राप्त करें? आपने सारे सामान तो इकट्ठा कर लिए, लेकिन उन सामान का आप उपभोग कब कर पाएंगे? भारतीय संस्कृति में कहीं भी नहीं लिखा है कि एक युवा जा करके सन्यासी बन जाए, योगी बन जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और सन्यासी योगी है क्या, वो परंपरा भी हमको समझनी पड़ेगी। सन्यासी योगी वो नहीं है
जिसको अनिवार्यतः वनों में जाना पड़े, अनिवार्यतः जंगलों में जाना पड़े। वह तो 4 आश्रमों में आश्रम की एक व्यवस्था थी, जिसमें कि एक जगह पर अगर आप प्रेफ़र करें, तो आप वनों में जाकर रह सकते हैं और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में मोक्ष जैसी अवधारणा को प्राप्त। भारत की परंपरा में गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम माना गया। गृहस्थ आश्रम में रहते ही मानव इस पृथ्वी पर अपने सभी सर्वश्रेष्ठ कार्यों को संपन्न करता है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में है, तब जो भौतिक वस्तुएं हैं, तो आपने भौतिक चीजें इकट्ठा की और वो आवश्यक भी है, इकट्ठा की भी जानी चाहिए। हाँ, यद्यपि उनकी सीमा निर्धारित की जा सकती है। जो इकट्ठा भी की गई है, उनका आप उपभोग कैसे करें? एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ मन ही अपने चारों ओर इकट्ठा की गई सभी भौतिक चीजों का सबसे अच्छा उपभोग कर सकता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, मन में विकार है, मानसिक तनाव है, तो होने के बावजूद भी आप किसी भी चीज का उपभोग नहीं कर पाएंगे। आप देखते हैं, अधिकतर फिल्मों में देखते हैं, आगे भी देखते हैं, ये सारी चीजें इकट्ठा हैं, लेकिन शरीर में इतनी बीमारियां हैं कि किसी भी चीज का उपभोग नहीं हो पा रहा है। तो योग हमें वह मार्ग देता है जहां से हम प्रकृति, हम भौतिक चीजों का अच्छे से उपयोग कर सकें। और जब हम इन चीजों का उपयोग कर सकेंगे, तभी जाकर के उन सभी प्रयासों का मतलब है, उन सभी प्रयासों का अर्थ है, जो हम जिंदगी भर करते रहते हैं। मुझे फिर कह रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता है कि योग का तकनीकी पक्ष क्या है, लेकिन अपने शोध के दौरान, इतिहास में शोध के दौरान, भूगोल में शोध के दौरान जो मैंने चीजें देखी, वो चीजें नहीं देखी कि हम सबके मन में ये रहता है कि मैं ही सही हूँ, मैं ही जो कह रहा हूँ वो सत्य है। लेकिन विश्व के सभी धर्मों में हिंदू धर्म ही ऐसा रहा, यहाँ पे वैदिक धर्म कहते हैं, वैदिक धर्म ही ऐसा रहा जिसने सिखाया वसुधैव कुटुंबकम। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना ही अपने आप में योग है। इसके अलावा सारी समस्याओं का जड़ है, सारी समस्याओं की जड़ है ये मानना कि मैं ही सत्य हूँ। तो उसमें श्री महावीर स्वामी जी ने बताया, अहिंसा आपको मनसा वाचा कर्मणा करनी है, मन से करनी है, वाणी से करनी है, कर्म से करनी है। अर्थात अगर आप मन, वाणी और कर्म से किसी के हृदय को नहीं दुखाते हैं, यकीन मानिए आप सबसे बड़ी योगी। और ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है ना, जब आप अहंकार को छोड़ें। ये तभी हो सकता है जब हम सब ये मानने के लिए तैयार हों कि हमारे अलावा दूसरा भी सही हो सकता है। आपके मन को इतना लचीलापन देगा कौन? हमारे आपके मन को इतना लचीलापन केवल योग दे सकता है। योग न सिर्फ शरीर को लचीला बनाता है, बल्कि योग आपके मन को लचीला बनाता है। योग हमारे आपके हृदय को निर्मल बनाता है, आत्मा को निर्मल बनाता है। योग का मतलब सिर्फ इतना नहीं है हाथ पैर हिला लेना। योग का मतलब यह है डूब करके पहले स्वयं को जानना। अगर हमारी एक उंगली भी हिलती है और हमको अगर पता है कि हाँ वो उंगली हिल रही है, हम अपने दिन भर में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं होता हम ये काम क्यों कर रहे हैं, या हमें याद भी नहीं होता कि हमने ये किया या नहीं किया। आजकल का आप समय देखिए, ऐसा है कि पहले बचपन में हम लोग न जाने कितने फोन नंबर याद करके रखते थे। आजकल क्या है, आजकल लोग अपना भी फोन नंबर अपने मोबाइल में नोट करके रखते हैं। अर्थात हम मानसिक रूप से इतने जागृत नहीं हैं कि हमको अपना भी फोन नंबर बहुत अच्छे से ध्यान रहे। योग हमें जागृत करता है। जब हम योग के पोस्चर करते हैं,
जब हम अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बना रहे होते हैं, उस समय हमारा मन भी फ्लेक्सिबल हो रहा होता है। हमारे अंदर ऐसे हार्मोन, हमारे अंदर ऐसे रस उत्पन्न होते हैं, जो हमें जागृत करते हैं, जो हमें जगाते हैं। मुझे ये नहीं पता कि अतीत में योग की कितनी ज़रूरत थी। अतीत में तो मुझे लगता है भारतीय संस्कृति सभ्यता में सारे काम योग के अनुसार ही थे। इसलिए योग करने के लिए कहीं भी कुछ अलग से प्रयास नहीं करने पड़ते। हर व्यक्ति योगी था। लेकिन जैसे-जैसे समय बदलता गया है, जैसे-जैसे हम लोग भाग-दौड़ की दुनिया में आ गए हैं, जिसे हम भौतिकवादी युग कहते हैं, जहाँ हमें लगता है कि सांसारिक उपलब्धियाँ ही सब कुछ हैं। तो भले पहले योग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण न रहा हो, लेकिन आज के समय में योग का सबसे ज़्यादा महत्व है। आज व्यक्ति टूट रहा है, आज परिवार टूट रहे हैं, आज विश्व टूट रहा है। हम साथ रहते भी एक-दूसरे के साथ नहीं। मोबाइल जैसी चीज़ें जहाँ एक ओर हमको आपको अवसर प्रदान करती हैं कि हम आप आज आपस में जुड़ सकें, तो वहीं दूसरी ओर बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, जो दावा तो करते हैं वो सोसाइटी के लोगों को जोड़ रहे हैं, बल्कि वो अपनों से दूर कर दे रहे हैं। ऐसे समय में योग बहुत ज़रूरी है और यही योग हमें आपस में जोड़ता है, आपस में कनेक्ट करता है। योग वैसा ही है कि जैसा कोई जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, अगर वो कुछ खा ले, तो वो सिर्फ़ बता सकता है, इशारा कर सकता है कि बहुत अच्छा है, वो मन से नहीं बता सकता। उसी तरह अगर हम आप योग करते हैं, मैं तो मानता हूँ आप में से हर लोग मुझसे बेहतर योग करते हैं और आप ज़्यादा समर्पित हैं। मैं अपने स्तर पर समर्पित होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कई बार मुझसे नहीं हो पाता है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जिस दिन मैं योग करता हूँ, जिस दिन मैं योग के आसन जो गुरुजी बताते हैं वो मैं करता हूँ, तो उसके बाद पूरा दिन अच्छा बीतता है। एक अलग तरीके की एनर्जी फ़ील होती है और अगर व्यक्ति को अंदर से ऊर्जा महसूस होती है, तो वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। और अगर ऊर्जाहीन है व्यक्ति, तो फिर पूरी दुनिया के सुख उसके लिए हैं, लेकिन वो किसी का उपभोग नहीं कर सकता और योग हमारे अंदर के कण-कण को जोड़कर उनसे ऊर्जा उत्पन्न करता है। जैसे आइंस्टीन ने बहुत पहले कहा ना, E इज़ इक्वल टू mc स्क्वायर। E इज़ इक्वल टू mc स्क्वायर कुछ और नहीं है। वह अपने ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही हैं। E इज़ इक्वल टू mc स्क्वायर और इसी में छिपा हुआ है जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, जिसे हम गॉड कहते हैं और योग इन मूल तत्व वात, कफ, पित्त इनको संतुलित कर देता है और जब हम संतुलित हो जाते हैं, तो फिर हमारे शरीर में, हमारे मन में कोई विकार नहीं हो सकता और जब हमारे आपके शरीर से, मन से विकार निकल जाते हैं, तभी जाकर हम जीवन में वो उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, जिन पर हम गर्व कर सकें कि हाँ, मानव होने के नाते हमने ये चीजें प्राप्त की। योग आज के समय में सबसे ज्यादा प्रभावी साधन है, जिसके द्वारा न सिर्फ हम खुद को जान सकते हैं, हम प्रकृति के साथ जुड़ सकते हैं, बल्कि हम और लोगों के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। वर्तमान में ऐसा समाज है जहाँ हम लगातार अकेले होते जा रहे हैं। कहने को तो बहुत सारे लोग साथ हैं, लेकिन हमें ये पता है कि इन सब में गिने-चुने लोग ही हमारे साथ होंगे और हमें ये भी नहीं पता कि होंगे भी या नहीं होंगे। और उस समय जब अकेलापन बढ़ता है, तब आपकी अंदर की ताकत बहुत बड़ी होनी चाहिए, तो आपका आत्मबल बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर आप एक
आत्मबल वाले व्यक्ति हैं, यकीन मानिए कोई भी आपसे दूर नहीं जाएगा, क्योंकि आप एक चुंबक के रूप में बन चुके होंगे। आत्मबल है तो आप किसी भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और योग ही एक ऐसा मात्र साधन है जो यह बताता है, जो ये आपको तैयार कर सकता है कि सारी उपलब्धियों के बावजूद आप विनम्र कैसे बने। उपलब्धियां प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, उपलब्धियां तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन उन उपलब्धियों को प्राप्त करने के बावजूद आप किस प्रकार विनम्र बने रह सकते हैं, किस प्रकार उपलब्धियों को अपने सिर पर चढ़ने से रोक सकते हैं, वो सिर्फ योग द्वारा ही संभव है। योग न सिर्फ हमारी आपकी सांसारिक, हमारे आपके सांसारिक जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि योग हमारे आपके, अगर हम आप विश्वास करते हैं कि उस लोक को भी बेहतर बनाता है जहां हमें जाना है। क्योंकि अगर आपका मन स्वच्छ है, मन निर्मल है, तो योग करने पे ऐसा होगा ही, तो फिर आपको कभी कोई चिंता नहीं रहती। तब आप एक अन्य ताकत, एक अन्य ऊर्जा, ईश्वर जिसे आप कहते हैं, जिसे हम कहते हैं, तो मैं एक अलग तरीके की ऊर्जा मानता हूँ, आप उस पे छोड़ सकते हैं। ईश्वर, मैं अपनी तरफ से सबसे बेहतर कर रहा हूँ, बाकी तुम देखो। आप यकीन मानिए वो ऊर्जा आपका ध्यान रखती है। योग आपको ब्रह्मांड से एकाकार करता है, और जब आप उस सबसे बड़ी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, तो फिर आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, दिन भर में कम से कम मैं 1200 बच्चों को तो पढ़ा ही लेता हूँ। जब मैं 1200 बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं आजकल ये पाता हूँ कि आजकल बच्चे बहुत दबाव में, प्रेशर में, सब आके बच्चे यही कहते हैं कि हमको जल्दी से आईएएस बनना है, जबकि हमको पता है कि जो वैकेंसीज हैं वो बहुत थोड़ी हैं, और बच्चे, हम वैकेंसीज की तुलना में 10 गुना बच्चे पढ़ाते हैं। और ये भी तय है कि जीवन में हर कोई आईएएस बन नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद हर बच्चे को यही समझाने का प्रयास करता हूँ कि जीवन में जो भी करना है उसमें 100% देना है, जिससे कि जीवन के अंत में हमारे मन में यह मलाल न रहे कि हमने इसमें 100% नहीं दिया। और 100% देने के लिए आपका मन, शरीर, आत्मा सब एक होकर के लक्ष्य के प्रति लगना चाहिए। लक्ष्य के प्रति ये तभी लगेंगे जब आपका टारगेट आपकी आंखों के आगे बिल्कुल साफ हो। और ये साफ कब हो सकता है? जब माइंड, बॉडी, सोल का अलाइनमेंट हो। और माइंड, बॉडी, सोल अलाइन होते हैं, एक ही रेखा में आते हैं योग द्वारा। और अगर हम ये अचीव कर लें, अगर हम इसे प्राप्त कर लेते हैं, बॉडी सोल अलाइनमेंट होता है, तो आप देखेंगे कि कोई भी चीज दुनिया में आपके लिए असंभव नहीं। आज योग दिवस है, वैसे योग का तो हर दिन है, लेकिन फिर भी हर एक चीज को एक दिन समर्पित कर देना अच्छा रहता है, जिससे कम से कम उस विशेष दिन हम उसके बारे में थोड़ा और डीपली सोच पाए। तो आप सबको योग दिवस की शुभकामनाएं। योग के बारे में मेरा सीमित ज्ञान यही है। इसके अलावा श्रवण सर ने मेरे बारे में बहुत सारी बातें कही। मैंने आपसे पिछली बार भी कहा, देखिए भारत में शिक्षा दान थी, दान है और दान रहेगी। हाँ, ये अलग बात है, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ कोचिंग बड़ी फीस होती है, लेकिन वो फीस शिक्षा की नहीं, वह फीस उन उपकरणों की है जो वहां लगे होते हैं। शिक्षा की फीस नहीं दी जा सकती, क्योंकि जब शिक्षा, भारत जैसे देश में शिक्षा हमेशा एक दान मानी गई, और शिक्षा हमेशा सुपात्र को मिलती है, कुपात्र को नहीं। आप चलनी में, जिससे आप
आटा चालते हैं, पानी नहीं भर सकते, उसमें केवल बर्फ दिख सकती है। अभी सबको नहीं मिलती, शिक्षा भी सुपात्र को मिलती है जो उसे लेने के लिए तैयार है। मुझे याद है उस वक्त मैं JIS में था। कंवर जी हमारे छात्र थे और बहुत अच्छे छात्र थे। ओज तब भी इनमें इतना ही था। तो कहा जाए बाल सूरत चंचलता इनमें हमेशा से रही है और ये बड़े एक्टिव और अलग एनर्जी वाले आपको दिखाई पड़ते रहे हैं हमेशा और गंभीर व्यक्ति रहे। वो व्यक्ति बहुत अच्छा होता है जिसमें गंभीरता के साथ बाल सुलभ चंचलता भी बनी रहती है। और श्रवण सर ऐसे ही थे। मैं भाग्यशाली शिक्षकों में से हूँ कि जिन्होंने जिनका जो शिष्य है वो उनका गुरु भी है। मतलब एकेडमिक्स में श्रवण सर मेरे शिष्य हैं, तो योग में श्रवण सर मेरे गुरु भी हैं। मुझे नहीं पता कि श्रवण सर ने मुझसे क्या सीखा होगा, पर मैं जानता हूँ कि मैंने योग में जो कुछ भी सीखा है श्रवण सर से ही सीखा है। तो श्रवण सर एक बार मेरे पास आए और बोले कि सर ऐसा ऐसा है, मैं क्या करूं। तो जो इनकी एनर्जी, इनका ओज है, और मेरे साथ हमेशा ये रहा है कि जब कोई व्यक्ति मुझसे सलाह मांगता है तो फिर कड़वी हो या मीठी हो, फिर मैं सलाह सही ही देता हूँ। हो सकता है कई बार उसे बुरी भी लग जाए, कई बार मैं प्रयास करता हूँ ऐसा ना हो, लेकिन जब आप पथ प्रदर्शन के लिए कहेंगे तो फिर मैं सही सही ही सलाह देता हूँ। क्योंकि छात्र थे इसलिए निगाह में रहते भी थे, बातचीत भी होती रहती थी हमारी। तो आए बोले सर योग में कोई शिविर था, तो मुझे लगा कि जो ऊर्जा का स्तर है, जो एनर्जी का लेवल है, वह एनर्जी का लेवल और जो ओज है वह योग के लिए बिल्कुल सटीक है। तो मेरा ये मानना रहा कि IAS PCS तो बहुत बड़ी बात है, IAS PCS बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। भारत में क्योंकि सरकारी नौकरी का क्रेज ज्यादा रहता है, इसलिए IAS PCS को इतना ज्यादा, क्योंकि पावर वगैरह मिल जाती है, इसलिए IAS PCS के लिए लोग इतना भागते हैं। अन्यथा इससे भी ज्यादा बेहतर काम करने के लिए दुनिया में मौजूद। तो हमसे जब सर ने पूछा तो मैंने यही कहा कि सर आप ऐसा कीजिए कि आप योग में एक बार ट्राई कीजिए, देखिए, 1 साल कोशिश कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ आगे बेटर बन रहा है, तो अभी ज्यादा एज भी नहीं है, तो आगे ये मैं शायद घटना 2012-14 के आसपास ही कहीं होनी चाहिए। तो जी सर। देखिए, अगर चीजें ठीक होती हैं तो है, नहीं तो फिर तो UPSC तो आपसे दूर नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद सर ने अपनी योग की यात्रा प्रारंभ की और मुझे ये पता था कि अपने क्षेत्र में जो ये करेंगे ये अच्छा करेंगे, क्योंकि तो वो एक शिक्षक होने के नाते कई बार आप देख के ही बता सकते हैं ये बच्चा अपने फील्ड में क्या कर सकता है। और वो 1 साल के लिए जो निकले, तो आज हमारी आपकी इस तरह से मुलाकात हो रही है और आपको मुझे सुनना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि योग भारत की अपनी परंपरा है और भारत के अपने पर्यावरण के अनुकूल है। भारत में हर एक व्यक्ति योगी है, लेकिन उसको सही दिशा देने के लिए एक गुरु की जरूरत होती है। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि श्रवण सर जैसे गुरु हमें मिले। कई बार तो सर बिना फीस के भी काम करा देते हैं, ऐसा गुरु बड़ा मुश्किल काम है। मेरे कुछ छात्र हैं वो भी सर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ छात्रों के मन में ज्यादा बेचैनी रहती है, ज्यादा चुनौतियां हैं जो UPSC की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए तो योग बड़ा जरूरी है। मैं इन फ्यूचर प्लान कर रहा हूँ कि अपने
यूपीएससी के बच्चों के लिए सर के अलग से बिल्कुल सेशन दिलाए जाएं, जिससे वो समझ सकें जो कुछ भी वो पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी वो देख रहे हैं, उसका सही उपयोग कैसे किया जाए। हमारे पास बहुत सारे थॉट्स हैं, जैसे कहते हैं ना किसी के पास बहुत सारे हथियार हों, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हों, लेकिन उसे पता नहीं हो कि कहाँ मारना है। हमारे पास कलाम साहब ने कहा था कि हमारे पास गाइडेड मिसाइल है, लेकिन हमारा युवा अनगाइडेड है। और शायद योग ही वो रास्ता है जिससे हम अपने युवाओं को एक सही दिशा दे सकते हैं। और यकीन मानिए अगर हम अपने युवाओं को एक सही दिशा दे पाए तो भारत एक नई राह पे होगा, और योग द्वारा ही वह संभव है। मैं श्रवण सर का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया बात करने का। योग के संदर्भ में जो भी ज्ञान है वो श्रवण सर से ही मुझे मिला है। मैं और मेरी पत्नी जब भी परेशान होते हैं तो श्रवण सर की शरण में होते हैं, और हमें स्वस्थ रखने में श्रवण सर का काफी योगदान है, काफी का पूरा योगदान है। हाँ, मैं थोड़ा अनियमित विद्यार्थी हूँ, तो उसके लिए आज के दिन मैं अपने गुरु से क्षमा चाहता हूँ। मैं कोशिश करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा नियमित हो सकूं। तो उम्मीद है मैंने आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं किया होगा, थोड़ा बहुत तो किया भी हूँ। तो आप सबको प्रणाम, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। तो पहले की तरह, जैसे पहले क्लासेस में लगातार 5 घंटे 4 घंटे की क्लासेस सर अकेले दिया करते थे, और जरा सा ऊर्जा ना बच्चों की कम होती थी ना सर की कम होती थी। सर को याद नहीं है, पढ़ाते पढ़ाते पोडियम पर ये आगे की तरफ थोड़ा सा झुक जाते थे, चेहरा लाल हो जाता था। आई कांटेक्ट, मुझे ना ब्लैक बोर्ड दिखता था ना कोई और दिखता था, मुझे केवल सर दिखते थे। वही चीज आज फिर से हो गई, और यही लर्निंग का मुझे लगता है सबसे बढ़िया प्रोसेस है। टीचर के शरीर से ना जुड़ो, टीचर के हाथों से ना जुड़ो। जैसे कि कई लोग सोचते हैं कि सर सांस लेते हुए हाथ इधर से उठाएं कि इधर से उठाएं, किधर टेढ़े हों। तो मैं कहता हूँ कि भीतर से जुड़ जाओ। भीतर से जुड़ जाएंगे तो वो भी चीजें सीख जाएंगे जो टीचर नहीं बोल रहा होगा। तो टीचर को टीचर ना बना के टीचर को गुरु बना ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरे लिए सर आध्यात्मिक भी और शैक्षणिक भी हर तरीके से गुरु रहे हैं, और मैं बहुत सारी चीजें सर से सीखा हूँ। और वही चीजें हूबहू मुझसे कोई सीखा है तो श्रद्धा ने सीखा है। श्रद्धा मेरी स्टूडेंट रही हैं, वो शायद क्लास में है अभी। तो मैं बस वही चाहता हूँ, सबको यही बताना चाहता हूँ कि एक सही टीचर अगर मिल जाए तो स्टूडेंट को कहीं से कहीं ले जा सकता है और गाइडेड मिसाइल बनाया जा सकता है। लेकिन समर्पण पूरा होना चाहिए। सर के प्रति मेरा समर्पण वैसे ही है जैसे बचपन में टीवी देखते समय टीवी के आगे कोई आ जाता था तो मैं उसके ऊपर झल्ला उठता था कि मेरा कनेक्शन तोड़ दिया तुमने। वैसे ही सर और मेरे बीच में कनेक्शन होता है, ऐसे ही टीचर और स्टूडेंट के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। ऐसे ही अपने भीतर कनेक्शन होना चाहिए। फुल बॉडी को महसूस कर पाने का तब होता है जब हम ध्यान करते हैं, जब हम योग करते हैं, या फिर जब मैं सर को सुनता हूँ। मुझे मेरा पूरा शरीर टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप महसूस हो रहा है। सेल्फ की जानकारी हो जाए, ऐसा कोई दिव्य प्रकाश आपके भीतर भर दे, तो या तो योग या तो गुरु, दो चीजें ऐसी कर सकते हैं। तो और हम क्या बोल सकते हैं? इतने खुश हैं कि बोलने का मतलब कुछ आ ही नहीं रहा। सही बता रहे हैं, वो जबरदस्ती चल रहा है सब। तो मिलते हैं फिर, और और भी प्रोग्राम है योग के, तो क्लास को लीव करना पड़ेगा और कल से हम लोग अभ्यास करेंगे। सर हमारे बीच आए, हम लोगों को इतनी गहरी गहरी बातें, दर्शन की चीजें भी बताया एनालिटिकल आधार पे। बाद में समझ में आएगा, जैसे टीवी देखने के बाद सब भूल जाता है, पिक्चर पिक्चर का सब भूल जाता है, 3-4 दिन बाद याद आता है कि ये डायलॉग था, ये डायलॉग था, ये गाना था, ऐसे था। वैसे ही चीजें इंटरलिंक होती हैं, ऐसा मैंने सर से सीखा है। इंटरलिंकिंग की चीजें डेवलप हो जाए और स्टूडेंट खुद ही गाइडेड मिसाइल हो जाए, इस टाइप के टीचर होने चाहिए। ऐसे टीचरों की कमी है, अफसोस।
तो ऐसे टीचर होने चाहिए कि बाद में बच्चा स्वयं ही टीचर की तरह हो जाए, प्रिंसिपल की तरह हो जाए, एग्जामिनर की तरह हो जाए। तो ऐसी पढ़ाई और ऐसे टीचरों की बहुत जरूरत है। सर ऐसे ही टीचर हैं, और ऐसा ही टीचर योग भी है। योग आपके हर लड़खड़ाते कदम को संभालेगा जब आप लड़खड़ा रहे होंगे, अगर आप सही से योग करते हैं तो, है ना? तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल। एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़े, आप सभी का और मेरे गुरु जी का शरण, आप सभी को प्रणाम। सभी को जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्णा।